हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड काफ़ी सारे एडिटोरियल्स एंड न्यूज़ आर्टिकल्स आज इंपॉर्टेंट हैं, तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो डिस्कशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। और अपना फीडबैक जो है आप ज़रूर दीजिए, सो मोस्ट वेलकम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसी से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने कुछ फ्लैश पॉइंट्स जो देखे थे वो हमने ईस्टर्न जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर के ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे गलवन वैली में, और यहाँ पे एक दारबुक बेगी ओल्डी रोड भी थी। ठीक है, ओल्डी रोड, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कुछ स्टैंड ऑफ चल रहे थे। इसके अलावा जैसे सिक्किम, नॉर्दर्न सिक्किम का नाकुला पास है वहाँ पे, तो अभी न्यू फ्लैश पॉइंट उभर के आए हैं जब से 29 एंड 30 की रात को क्या हुआ था। जो चाइनीज़ साइड है, जो PLA है, तो PLA के कुछ जो ट्रूप्स थे, ठीक है, चाइनीज़ ट्रूप ने प्रोएक्टिव एक्शन दिखाया अपने 500 ट्रूप्स को लेके। वो जो पेंगोंग सो का सदर्न बैंक है तो वहाँ पे वो आ गए थे। तो हमने क्या किया, इंडिया का जो आर्मी सोर्सेज है उनसे ऐसे कहना है कि हमने टाइमली डिफेंसिव एक्शन लिए एंड द इंडियन साइड वाज एबल टू प्रिवेंट दीज अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली अल्टर द स्टेटस को। जो स्टेटस को वो चेंज करना चाह रहे थे, तो हमने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिफेंसिव एक्शन लेके अब सिचुएशन जो है नॉर्मल है। ठीक है, अभी मतलब जहाँ पे टॉक्स हो रही हैं, हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स लेवल की जो टॉक्स हो रही है टू साइड से, जो डेस्केलेशन को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसी बीच में चाइनीज़ के ये जो प्रोएक्टिव जो ये एक्शन है उसमें चाइना इंगेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंडियन आर्मी सोर्सेज कन्फर्म दैट द प्री एम्प्टिव मूव्स वर अंडरटेकन एट मोर देन वन लोकेशन largely in the areas mentioned by China in its statement, south bank of Pangong Tso and near Rikinla, not very far from Rizingla। ठीक है, तो अभी एक तो हमने क्या, साउथ बैंक जिसकी हमने कल भी पढ़ी थी कि साउथ बैंक जो पेंगोंग सो का है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा रेकिनला एंड तीसरा रेजिंगला। ठीक है, तो ये न्यू फ्लैश पॉइंट्स है, इनको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो यहाँ से अगर हम इंडियन साइड आएँ, वेट वाई इट्स नॉट मूविंग, तो ये हम इंडिया की साइड को अगर आए, ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको दिख गए ये जो तीनों सेक्टर हैं। ठीक है, अगर हम LAC की बात करें तो इस तरह से डिवाइड है, उत्तराखंड में मिडिल और सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं, और ये जो सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नाकुला पास यहीं पर ये नॉर्दर्न सिक्किम के पास में, और ये जो बाराहोती है उत्तराखंड का रीजन है, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिडिल या फिर सेंट्रल सेक्टर, ये बता ही चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो ईस्टर्न सेक्टर के यहाँ पे ये हमको ये दिख रहा है रेकिनला। ठीक है, यहाँ पे ये रेकिनला ये पास है। ठीक है, रेकिनला पास, तो यहाँ पे वो जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो आए थे। इसके अलावा भी इंडियन ट्रूप्स ने यहाँ पे अपने जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। और इसी से थोड़े से दूरी पे क्या है, रेजिंगला दिखेगा आपको। ठीक है, रेजिंगला, लेट्स सी, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे रेजिंगला, और यहाँ से थोड़ी सी दूर में चुसुल बॉर्डर है। ठीक है, चुसुल जो मीटिंग पॉइंट बॉर्डर भी था जहाँ पे दोनों देश आपस में बैठ के बातचीत करते थे, यानी कि ये इंडियन साइड ऑफ LAC है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिकली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेन एरिया है इधर। और ये जो पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, 135 किलोमीटर ये लॉन्ग लेक है, जिसका 1/3 जो कंट्रोल है वो चाइना का है और बाकी जो है इंडिया का है। ठीक है, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं रिजेस इन द लेक फिंगर्स इन द लेक, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, जो हम फिंगर 8 फिंगर 4 की बात करते हैं, तो हम जो है अभी तक जो हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं 4 तक कर रहे हैं, लेकिन हम क्लेम 8 तक करते हैं, और चाइना ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है फिंगर 8 को। ठीक है, लेकिन ये पहले की बात थी, यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करने की बात हुई थी, लेकिन अभी चाइना क्या कर रहा है, सीधा सीधा जो ये साउथ वाला जो पार्ट है पेंगोंग सो का, ठीक है, नॉर्थ बैंक को तो पहले हुआ था मई के टाइम पे, लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो है साउथ बैंक का ये जो है रेजंगला, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें है, लोकेशन वाइज हमको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एडिटोरियल एज वेल। नेक्स्ट न्यूज़ पहले देख लेते हैं।
यहाँ पे जो चाइनीज़ स्टेटमेंट ये देख लेते हैं कि अर्ज द इंडियन साइड टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन इट्स फ्रंट लाइन ट्रूप्स, इमीडिएटली विदड्रॉ इट्स ट्रूप इलीगली ट्री पासिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इमीडिएटली स्टॉप एनी एक्शंस लीडिंग टू एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन। तो ये चाइना की साइड से हमको बोला जा रहा है ना। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या है, जो हमारे मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, तो वो डिफेंस मिनिस्टर है जो, ठीक है, तो वो कहाँ जाने वाले हैं आज वेडनेसडे को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है तो वहाँ पे वो जाएंगे। यहाँ पे चाइनीज़ साइड से जो डिफेंस मिनिस्टर है वी फेंगी, ठीक है, तो ये भी वहाँ पे होंगे। तो SCO के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये कब गठित हुआ था, 15 जून 2001 को शंघाई, कहाँ पे, चाइना में, ठीक है, बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक और रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो इसको शंघाई 5 भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, S5, इसको S5 भी बोला जाता है क्योंकि 5 ये है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान और चाइना के द्वारा ये क्या हुआ था, 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इट वाज प्रेसिडेड बाय द शंघाई 5 मैकेनिज्म। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वाज साइन ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग HCO हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग, ठीक है, 2002 में हुई थी एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 19 सितंबर 2003। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है। और 2 परमानेंट बॉडीज़ है इसमें, जो SCO के सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे, बीजिंग में है, ठीक है। कई लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शंघाई में ही होगा, लेकिन ये बीजिंग में है SCO का सेक्रेटरीट। एंड जो इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है रैट्स, ठीक है, रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये है रैट्स। तो इसका ये कहाँ पे बेस्ड है, बेस्ड इन ताशकेंट, ठीक है, ताशकेंट में है ये, मतलब उज्बेकिस्तान में ये है। ओके, करंटली अगर हम बात करें तो SCO कंप्राइजेस 8 मेंबर्स, तो अभी 8 इसके सदस्य हो गए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए। देन उज्बेकिस्तान भी ऐड हुआ था बाद में, ना। देन SCO काउंट्स 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स, नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ बेलारूस एंड इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है। तो इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं अभी SCO के एट प्रेजेंट, और इसको शंघाई 5 बोला जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फेसबुक के CEO हैं, तो उनको जो हमारे IT मिनिस्टर है रवि प्रसाद, तो उन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने क्या किया, एक्यूज़ किया है द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग बायस्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि फेसबुक इंडिया की जो टीम है, राइट फ्रॉम द इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर टू अदर सीनियर ऑफिशियल, इज़ डोमिनेटेड बाय पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल बिलीफ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बिलीफ को जो लोग फॉलो करते हैं उस वो ही लोग फेसबुक को मैनेज कर रहे हैं। और फेसबुक एम्प्लॉयज़ आर ऑन रिकॉर्ड एब्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, जो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है उनको एब्यूज़ कर रहे हैं, और साथ में वो फेसबुक इंडिया की जो टीम है उसके लिए काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन वो हैंडल कर रहे हैं। सो इट इज़ डबली प्रॉब्लमैटिक व्हेन द बायस ऑफ इंडिविजुअल बिकम्स एन इनहेरेंट बायस ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, तो उनका ऐसा कहना था कि फेसबुक का थोड़ा इंक्लिनेशन है टुवार्ड्स जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की वहाँ पे, लेकिन फेसबुक ने फिर जब कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें सवाल उठाए थे तो उन्होंने, फेसबुक ने बोला था कि हम क्या है, नॉन पार्टीशन प्लेटफॉर्म है, हम किसी कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी हमारा बिहेव नहीं रहता है, तो ऐसा बोला गया। यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स टू पुलिस राजपूत सिस्टर सेड ही फेल्ट लो सिंस 2013। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स है वो दोनों साइड से आ रहे हैं। दीज स्टेटमेंट रन कॉन्ट्रेरी टू क्लेम्स मेड बाय राजपूत फादर एंड द फैमिलीज लॉयर दैट द फैमिली हैड नो नॉलेज ऑफ द एक्टर बीइंग डिप्रेस। तो वो पहले से डिप्रेस थे, इसका नॉलेज नहीं है उनके फादर का, ऐसा कहना है। लेकिन अभी जो उनके सिस्टर है तो उनका ऐसा कहना है कि 2013 से ही वॉज फीलिंग लो। और ये मतलब मैंने न्यूज़ इसलिए बताई ताकि आप टीवी देखने से बचें, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करना सही है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। JEE डे 1 गोज़ ऑफ विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर्स। तो फाइनली NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने काफ़ी सारे जो नंबर्स ऑफ सेंटर्स हैं तो वो इंक्रीज़ किए थे। नंबर ऑफ शिफ्ट has been increased from 8 to 12 and the number of candidates per shift reduced from 1.32 lakhs to 85,000, ठीक है। तो इन्होंने सबने एग्ज़ाम दिया। तो NTA के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
तो ये कंडक्ट कराती है कॉम्पिटेटिव जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट, जेई, सीटेट, गेट एंड जीपैट एंड जीमैट, कैट, यूजीसी नेट एक्सेट्रा। एंड नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड की गई है। एंड ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, फेलोशिप एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड ऑब्जेक्टिव इसके यही है कि एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट होने चाहिए इन ऑर्डर टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन ऑन रिक्रूटमेंट पर्पसेस। और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट इस पर चेयर करता है एनटीए को, जो अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इन्होंने मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, पेंगोलिन पोचिंग रैकेट बस्टेड 10 हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पेंगोलिन के बारे में हम जानेंगे, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में ये जो रैकेट था इसको पकड़ा गया है। तो कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं, और जो पेंगोलिन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया, आदिलाबाद केरल, कंवल टाइगर रिजर्व। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व 2012 में डिक्लेयर किया था। एंड कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश 1965, ठीक है। टाइगर रिजर्व 2012 में ये हुआ डिक्लेयर्ड, और 1965 में ये सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। लेटर डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरिया, पीए, अंडर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो इसके अंतर्गत 1999 में इसको प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर कर दिया गया था। और यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट मिक्स विद बैम्बो होते हैं। फौना की बात करें तो यहाँ पे मैमल स्पीसीज होती हैं, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, और ऑब्वियसली जो पेंगोलिन अभी हमें देखने को मिला है। द रिवर कदम जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी फ्लोज थ्रू दिस एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। This area is increasingly getting threatened by growing human encroachments, rampant poaching and illegal wood felling and habitat loss, ठीक है। तो इस वजह से ये बार बार न्यूज़ में रहता है। पेंगोलिन जो है, पेंगोलिन्स के बारे में देख लेते हैं। तो पेंगोलिन्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का होता है, और ये IUCN के स्टेटस में इसको इंडेंजर्ड बोला गया है, ठीक है। IUCN के स्टेटस में इंडेंजर्ड इसे बोला गया है। एंड 2 स्पीसीज़ है पेंगोलिन की इंडिया में, और चाइनीज़ पेंगोलिन भी है एक, मनीस ये बोलते हैं इसको, इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एंड द इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। तो इंडियन पेंगोलिन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और दोनों ही स्पीसीज़ प्रोटेक्टेड हैं एंड लिस्टेड है अंडर द शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जो अपेंडिक्स 1 है ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। और इनको स्केली एंट ईटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक टूथलेस एनिमल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। और इनके जो स्केल्स होते हैं, ये जो स्केल्स दिख रहे हैं इनके, तो ये इनको प्रोटेक्शंस के लिए बोला जाता है। इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी, तो उनसे ये बचाते हैं इनके स्केल्स इनको, ठीक है। तो इनको एंड ये राउंड जो बॉल शेप में ये कर्ल हो जाते हैं, मतलब जब भी कोई जो बिग कार्निवोरस होता है जैसे लायंस होते हैं या टाइगर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, दे यूजुअली कर्ल इनटू अ बॉल एंड द स्केल्स डिफेंड देम अगेंस्ट डेंटल अटैक्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ठीक है। जो इसके इनके स्केल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, बचाते हैं। एंड चाइना की बात करें तो चाइना में इसको एक डेलिकेसी, मीट डेलिकेसी कंसीडर किया जाता है, चाइना और वियतनाम में। एंड देयर स्केल्स विच आर मेड ऑफ केराटिन, ठीक है। केराटिन जो हमारे नेल्स में होता है, ह्यूमन नेल्स में, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो ये लैक्टेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है एंड रिमूव ब्लड स्टैसिस, ठीक है। तो इस वजह से ये इसको बोला जाता है। एंड दीज सो कॉल्ड हेल्थ बेनिफिट्स आर सो फार अनप्रूवन, तो अनप्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स है इसके, लेकिन इसकी पोचिंग की जाती है और इसका इलीगल ट्रेड किया जाता है, ठीक है, पेंगोलिन का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बर्ड एक्टिविटी की वजह से ड्यू टू गार्बेज कैन बी डेंजर टू राफेल सेज IAF, ठीक है। तो राफेल का जो फर्स्ट बैच था ऑफ राफेल जेट्स अराइव्ड एट एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, ठीक है, हरियाणा में ये आ गया था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, जो ब्लैक काइट्स और ये सब चीज़ें हैं,
तो क्योंकि यहाँ पे गार्बेज भी है, तो गार्बेज की वजह से जो चिड़ियाएँ हैं वो ऊपर उठती हैं, जिससे आईएफ के मतलब आईएफ का ऐसा कहना है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एंड दिस वुड इन्वॉल्व इंस्टीट्यूटिंग लिटरिंग पेनल्टी, इम्प्रूवमेंट इन गार्बेज कलेक्शन एंड सेटिंग अप अ सस्टेनेबल SWM क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लांट होना चाहिए ताकि वो एक सुटेबल डिस्टेंस में हो, जो भी एयरफील्ड है वहाँ से थोड़ा दूरी पर वो हो, है ना। नेक्स्ट जो है एडिटोरियल पेज की बात करें तो आई लर्न दैट fighting on the chessboard could also have an impact on the political climate in the country। तो ये कहना है गैरी कास्परोव का, ठीक है। और एडिटोरियल्स में देख लेते हैं क्योंकि चेस के बारे में भी यहाँ पे है, क्योंकि हम इंडियाज़ जॉइंट गोल्ड मेडल विद रशिया, ठीक है, यंग मास्टर, तो ये भी हम देखेंगे। एंड अ फुल लाइफ, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है 13th प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हु डाइड एट 84 ऑन मंडे, तो उन्हीं के बारे में ये है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो कल डिस्कस की थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं जानते थोड़ा वो देख लेते हैं इनके बारे में। एज पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट्समैन प्रणब मुखर्जी बिल्ट अ रिच लेगेसी एंड रिमेन्ड रेलिवेंट टिल द एंड, ठीक है। तो उन्होंने मतलब पूरे जो 5 दशकों में अपनी लाइफ में काफ़ी सारे जो तीनों हैं चाहे वो एज अ पॉलिटिशियन काम किया हो या फिर एज अ प्रशासक के तौर पे या फिर एज अ सांसद के तौर पे उन्होंने काम किया हो, तो बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। और काफ़ी उन्होंने मतलब जो भी उनके सीनियर से लेके जो जूनियर कलीग थे, पीयर्स थे, तो उनके काफ़ी जो रिस्पेक्ट है वो भी अर्न की थी। एंड ऑल मेजर मिनिस्ट्री, जो भी मेजर मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें वो रहे थे, ठीक है। उसमें वो मंत्री थे, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कॉमर्स, बट केवल वो क्या नहीं थे, अंडर 4 प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। अंडर 4 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह, अंटिल ही वॉज ऑन एज इन इंडियाज 30th प्रेसिडेंट इन 2012। एंड लोकसभा के भी सदस्य रहे 35 ईयर्स तक, एंड ही वॉज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एंड मुखर्जी वॉज मोर ऑफ अ लीडर ऑफ पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस के ज़्यादातर वो लीडर थे। मैंने बताया था कि क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी बुलाया जाता था। एंड देन ऑफ द मासेस एंड द नॉलेज, विजडम एंड एक्यूमेन ही ब्रॉट to strategizing for his party, government and country were greatly admired and valued, including by his political adversaries। तो ये सब चीज़ें की बताया गया है कि 1969 में जब वो केवल 33 साल के थे तब राज्यसभा के लिए उनको मतलब भेजा गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि ही बैक द इमरजेंसी का उन्होंने विरोध किया था। एंड उनके जो कमिटमेंट थे टू सेक्युलरिज्म, नॉन अलाइनमेंट एंड कमांड इकोनॉमी मे हैव बीन बफ्टेड बाय चेंजिंग टाइम्स बट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट, तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कुछ भी चीज़ का सल्यूशन वो देखते थे। तो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ऑलरेडी इस्टेब्लिश, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पार्लियामेंट है, तो उसी में वो खोजते थे। एंड जो नागपुर का 2018 का जो जून का RSS का सेशन था, तो उन्होंने उसमें बोला था कि द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस एंड इट इज़ आर कंपोजिट कल्चर विच मेक्स अस इनटू वन नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, केवल वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, लेकिन उससे भी मतलब वो इनकरेज ही हुए। उन्होंने केवल जो आगे के मतलब दे ही फाइंड अदर वेज टू कंट्रीब्यूट एंड रिमेन रेलेवेंट, ठीक है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट जो है हाउ फार द लीडर कैन सी, तो यहाँ पे सुधीर ककार का ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इन्होंने अभी हमने कुछ टाइम पहले 26 अगस्त को क्या पढ़ा था, सिंपली विश्वास एक आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। सिंपली विश्वास, जिसमें क्या बोला गया था कि बहुत सारी मतलब चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हो, मतलब उससे कुछ एक पॉजिटिव आउटकम ना मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि उसमें ये लिखा गया था कि पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है मोदी गवर्नमेंट में, सफ़र फॉर मिलिट्री सेटबैक, जो LAC LOC पे जो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी फेल्ड स्कीम्स है लाइक डिमोनेटाइजेशन, तो उसके बाद भी क्या है कि मतलब जो ट्रस्ट है दैट डज नॉट डिक्लाइन, जो लोगों का ट्रस्ट है लीडर पे वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने हाउ फार द लीडर कैन सी, इनका जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे अलग से पर्सपेक्टिव अपना दिया है कि विजन में बी अ क्रूशल इंग्रेडिएंट इन पीपल्स ट्रस्ट, शील्ड्स द लीडर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्होंने 4 साल से दे आर बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ को टीचिंग लीडरशिप ऑफ अ नेशन, जो है इसका अलग से कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। इन्होंने जो इंसीड है, तो यहाँ पे जो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड है इंसीड, ठीक है। इंसीड आपको पता होना चाहिए ये क्या है,
काफ़ी मतलब बहुत बड़ा ये स्कूल है, एक ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब ग्रेजुएशन बिजनेस स्कूल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड लार्जेस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस स्कूल। तो इन्होंने एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी रिलीज़ की थी 2020 में, ठीक है, ये मैंने एडिशनल न्यूज़ आपको बता दी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज़ की थी 2020 की, जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है 72 है, स्विट्ज़रलैंड इसमें फर्स्ट आया है, ठीक है। तो अब इसमें ही इन्होंने क्या किया था, लेक्चर दिया था, ये टॉप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसमें 400 ऑड पार्टिसिपेंट्स थे हु टुक दिस कोर्स ओवर दिस ईयर फॉर इन द टॉप लीडरशिप पोजीशन, ठीक है। तो जिन्होंने इसमें 400 जो ऑड पार्टिसिपेंट थे, इसमें कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन से थे, कुछ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन से थे, जैसे कि इसमें वाइस चांसलर थे ऑफ स्कैंडिनेवियन यूनिवर्सिटी एंड द हेड ऑफ कंट्री रेल रोड सिस्टम ऑफ द मेयर ऑफ लार्ज डच सिटी, ठीक है। तो ये सारे भी थे। अब यहाँ पे जो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया गया था कोर्स में, वो क्या था, लीडरशिप इन्वेंट्री, ठीक है। लीडरशिप इन्वेंट्री की यहाँ पे बात हुई थी। तो यहाँ बोला गया था कि जो पार्टिसिपेंट्स, मतलब काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अच्छी रेटिंग मिलती है उनके विजन में, ठीक है, was rated high on the element of vision, was generally also rated higher in other elements, ठीक है। जिनका विजन सही होता है उनको दूसरे एलिमेंट्स में खुद ब खुद जो लीडरशिप के एलिमेंट्स हैं उसमें रेटिंग हाई मिल जाती है, जैसे कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, इनकरेजमेंट ऑफ टीम वर्क में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, अ लीडर सीन एज अ विजनरी इज गिवन अ बोनस ऑन अनदर लीडरशिप। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि लीडर मतलब बहुत दूर का सोचने वाला है, तो वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे इन्होंने कुछ ये बोला है कि विजन इंडीड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप, द क्रूशल इंग्रेडिएंट इन जेंडरिंग ट्रस्ट इन अ लीडर, है ना। तो ट्रस्ट जो है लीडर में वो है, वेदर द लीडर्स विजन इज़ फॉल्टी, चाहे लीडर का विज़न क्या हो, गलत भी हो, है ना, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इन रियलिटी, बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट। व्हाट इज डिसिसिव इज द बिलीफ दैट द लीडर इज़ अ विजनरी। केवल ये बिलीफ कि लीडर विजनरी है, काफ़ी दूर की वो सोचता है, चाहे वो गलत सोचे या वो चीज़ गलत है जो वो सोच रहा है पूरी तरह से, लेकिन लोगों को उससे मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो रब्बी है इन पॉलिश विलेज हु हैड एक्वायर्ड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ विजनरी, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि जर्नलिस्ट मतलब पूछने के लिए गया था, पूरी स्टोरी टाइप की लिखी हुई है कि मतलब उसने ये बोला था कि उसे 50 माइल्स अवे क्या दिख रही है, एक दूसरे विलेज में फायर दिख रही है ना। तो लोगों ने, वो मतलब जर्नलिस्ट था तो वेरिफिकेशन के लिए करने के लिए वहाँ पे ट्रैवल करके गया, लेकिन ही फाइंड्स दैट देयर वाज नो फायर। लेकिन जब वो वापस आया तो लोगों से बोला कि यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जैसा कि रवि ने कहा था, लेकिन लोगों ने ये कहा कि इट डज़ नॉट मैटर इफ़ देयर वाज अ फायर और नॉट, आंट यू थ्रिल्ड बाय हाउ फार ही कैन सी, है ना, कितनी दूरी तक देख सकता है। तो यही चीज़ है, द बिलीफ इन अ लीडर्स विजन इज impervious to facts that may contradict the contents of the vision, and they are prepared to do so if they sense or persuaded by the leader's authenticity। तो बस यही चीज़ें इस आर्टिकल में बोली गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, टू पेंडेमिक्स। तो टू पेंडेमिक्स में एक तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, दूसरा पेंडेमिक जो है हंगर को बताया गया है, ठीक है। वी आर फेसिंग टू पेंडेमिक्स, कोविड-19 और दूसरा हंगर। तो वो इसको टैकल कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, फूड सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, न्यू मार्केटिंग चैनल्स को डेवलप कर सकते हैं लाइक ई कॉमर्स, एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी टू रिड्यूस लॉसेज एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल एंड स्टोरेज फैसिलिटी विच आर क्रिटिकल टू फ्लोज ऑफ हेल्दी फूड्स एंड इनकम टू दोज हु प्रोड्यूस देम, ओके। और यहाँ पे अगर FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लोबल रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, जो कि न्यूट्रिशियस फूड जो होता है हर किसी को क्या मिल सके, एक्सेस मिल सके, और मोबिलाइजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड पार्टनरशिप इन द कंट्री, रीजनल ग्लोबल लेवल, ठीक है, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे विद द UN एजेंडा टू बिल्ड बैक बेटर एंड परस्यूट ऑफ द SDGs। तो ये किया गया है। तो यही सारी चीज़ें इस पर डिस्कस की गई है कि हमें क्या होना पड़ेगा, मतलब सभी जो है, चाहे वो गवर्नमेंट्स है, एकेडमिक
है और प्राइवेट सेक्टर है, यूएन की एजेंसी है, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और लोग हैं, सबको एक साथ आगे आना होगा। और जो भी मतलब फूड है जो हम खाते हैं उसको सभी को एक्सेसिबल मतलब बनाना चाहिए सारे लोगों के लिए। एंड टू बी वेरी सोर्स बाय इनेबलिंग फार्मर्स टू बी मोर डायनेमिक, फार्मर्स को डायनेमिक बनाना होगा, जो इंटरप्रेन्योरियल और कॉम्पिटिटिव थ्रू कंटिन्यूअल इनोवेशन इनोवेट करते रहना होगा। और हमें स्मॉल होल्डर फार्मर्स चाहिए, है ना, जो कि क्या कर सके, न्यूट्रिशियस फूड को प्रोड्यूस कर सके, और ताकि वो बिना किसी मतलब डर के क्रॉप फेलियर के वो प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, काफ़ी एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। एंड एशिया पैसिफिक जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशन है और इनोवेटेड आइडियाज़ हैं, वो सब एक साथ आके लोगों को, कंट्रीज़ को आपस में वर्चुअली वो काम कर सकते हैं। ठीक है। देन इम्पासेस इन लद्दाख, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट मूव ऑन LAC अंडरलाइन लैक ऑफ प्रोग्रेस विद चाइना ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट कंटिन्यूइंग चैलेंज अहेड। द इंडियन आर्मीज प्रिम्प्टिव एक्शन ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 29-30 टू प्रिवेंट चाइना। तो यही है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। एंड ट्रूप्स हैव बीन एंगेज्ड इन अ फेस ऑफ इन नॉर्दर्न बैंक ऑफ द लेक आफ्टर चाइनीज ट्रूप्स केम इन 8 किलोमीटर वेस्ट फिंगर 8 के पास में आ गए थे। और अभी क्या है, प्री एम्प्टेड वो हमारे एक्शन है ना। तो ये चाइना का ये कहना है कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं जो कंसेंसस हमारे बीच में मल्टी लेवल इंगेजमेंट को लेके बिल्ड हुआ था, और वो इलीगली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एट द सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग से उसको क्रॉस कर रहे हैं नियर द रेकन पास इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर एंड कंडक्टेड फ्लैग्रेंट प्रोवोकेशन। ठीक है। तो ये चाइना की साइड से जो न्यू दिल्ली में चाइनीज़ एम्बेसी, उनका ऐसा कहना है। इंडिया की साइड से क्या कहना है कि हमने मतलब जो भी उनकी विलिंगनेस थी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड विद एलेक्ट्रिटी टू एनी फर्दर अटैम्प्ट्स, तो हम बहुत तत्परता के साथ मतलब जो PLA के जो वो करना चाह रहे हैं ऐसे एक्शन, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। और बिटवीन द जो भी मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स चल रही हैं मिलिट्री कमांडर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच, तो वो सिग्निफिकेंट प्रोसेस इतना नहीं हुआ है उसका, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आगे। बट नेदर द PLA नॉर द चाइनीज़ डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट हैज़ फॉर्मली कमिटेड टू डूइंग सो, है ना। फॉर्मली वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। एंड बीजिंग वांट्स दिल्ली टू आइसोलेट द बॉर्डर इशू फ्रॉम ब्रॉडर बायलैटरल टाइज। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने ये क्लियर किया था कि द बॉर्डर इशू कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसका पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही है, मतलब मेनली ये, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बॉर्डर इशू जो है हमारे, वो चीज़ अलग है जो हमारे, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर इशू है वो मतलब अलग अलग आप उसको नहीं देख सकते, है ना। हमारे बायलैटरल इशू तभी उसके लिए एक वे फॉरवर्ड है जब हमारे बायलैटरल जब हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। द करंट डिप्लोमेटिक इम्पासेस मिलिट्री स्टैंड ऑफ कैन ओनली डिपेंड द ट्रस्ट डिफिसिट। तो अभी दोनों कंट्री के बीच में जितना ज़्यादा स्टैंड ऑफ होगा मिलिट्री के बीच में, तो ये ट्रस्ट डिफिसिट ही को मतलब बढ़ाएगा। एंड दोनों ही जगह पे क्या होगा, मिलिट्री डी एस्केलेशन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा देरी लगेगी। एंड डिमिनिशिंग द रिस्क इन द शॉर्ट टर्म शुड बी द डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी। हमारी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए कि इस तरह से हो। इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म चाइनाज एग्रेशन एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ विल हैव टू बी एड्रेस। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हमें डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी को ही देना चाहिए तवज्जो। अभी क्योंकि चाइना ने मतलब क्या कहा था कि कीप बॉर्डर डिस्प्यूट बायलैटरल टाइज सेपरेट, है ना, क्योंकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको बायलैटरल टाइज से सेपरेट करो। लेकिन हमारे ऐसे कहना था कि जो फ्रेंडशिप और रिलेशंस होते हैं कांट बी सेक्शन और पार्ट्स, बोथ विल वॉक हैंड इन हैंड। तो बोथ कैन नो वे बी सेपरेटेड। एंड जो भी आपको अगर पहले बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करो, क्योंकि यही एक प्री कंडीशन होती है ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो है यंग मास्टर्स, तो इंडिया ज्वाइंट गोल्ड मेडल विद रशिया इन द चेस ओलंपियाड इज़ अ लैंडमार्क मोमेंट टू बिल्ड ऑन। तो फाइनली मतलब हमने ज्वाइंटली ये गोल्ड मेडल जीता है रशिया के साथ आफ्टर मैनुअल लारेन बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर इन 1961। और 26 साल बाद फिर ग्रैंड मास्टर जो थे विश्वनाथ आनंद आए थे। एंड हमें मतलब काफ़ी टाइम से चेस जो है इंडिया का ट्रेडिशनल गेम इसे बोला जाता है चेस को। और अभी ये हुआ है कि जो यूथ आर प्रगन्नाधा है इज़ ओनली 15, बट ही लॉस्ट जस्ट वन ऑफ हिज सिक्स
गेम्स दिव्या देशमुख इज़ 14 बट शोड नर्व्स ऑफ स्टील। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू आने की वजह से जो गेम था वो डिक्लेयर होने वाले थे रिजल्ट, लेकिन उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर पता चला कि मतलब सर्वर, इंटरनेट सर्वर जो थे वो डाउन थे, और फाइनली दोनों जॉइंटली हमारे इंडिया और रशिया की डिक्लेरेशन हो गई, मतलब दोनों ही जीत गई कंट्रीज़, ठीक है। तो इससे पहले भी अर्मेनिया के साथ जब क्वार्टर फाइनल हुआ था तब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर हम पोलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ, फिर फाइनल हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और फाइनली हम जीत गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक रोबोट है, रोबोट टू मेजर कोविड पेशेंट वाइटल सिग्नल्स, ठीक है। तो स्पॉट द रोबोट इसका नाम है। क्या नाम है? स्पॉट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द बोस्टन डायनेमिक्स ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंट्रोल बाय अ हैंडल डिवाइस, इट कैन वॉक ऑन 4 legs, तो 4 पैरों पे चल सकता है जैसे कि एक डॉग चलता है। एंड रिसर्चर्स फ्रॉम MIT एंड ब्रिंघम एंड वुमेंस हॉस्पिटल showed it can measure skin temperature, breathing rate और pulse rate, blood oxygen saturation in healthy patients from 2 meters away, ठीक है। तो ये कर सकता है, और इसमें जो है रोबोट आर माउंटेड विथ 4 कैमराज लगे हैं, 1 इंफ्रारेड एंड 3 मोनोक्रोम लगे हुए हैं इसमें। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।